हेलो एवरीवन, नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या होता है और हमें इस चैप्टर में क्या अकाउंटिंग करनी है, सीधे सीधे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या होता है? एक कंपनी को लिक्विडेट करना मतलब एक कंपनी को एंड करना, कंपनी को वाइंड अप करना। लिक्विडेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी को वाइंड अप किया जाता है, कंपनी को एंड किया जाता है। कंपनी लॉ में कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारे प्रोविजंस वगैरह बहुत कुछ दे रखा है। बट हम इस चैप्टर में हमें अकाउंटिंग करने के लिए जितना कुछ समझना है हम उतना समझेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि लिक्विडेशन के बारे में कंपनी लॉ में जो भी दे रखा है सब कुछ हमें समझना है। हमें उतना समझना है जितना हमें अकाउंटिंग करने के लिए रिक्वायर्ड है। राइट, तो हमें क्या क्या करना है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के अंदर? जब एक कंपनी का लिक्विडेशन होता है, जब एक कंपनी को एंड करना होता है, तो कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। कंपनी एक स्टेटमेंट बनाती है और उस स्टेटमेंट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उस स्टेटमेंट में कंपनी अपनी जितनी भी एसेट है और जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उसको प्रेजेंट करती है। क्या करती है? अपने पास जितनी भी एसेट्स होती है, जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज़ है, उन सब को प्रेजेंट करती है। उसकी जो भी शेयर कैपिटल है उसको भी उस स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया जाता है और उस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में वहाँ से ही स्टार्ट करना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, कैसे बनता है और हमें उसको पूरी तरीके से समझना है। ठीक, कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट होता है जिसका नाम होता है लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का काम क्या होता है? लिक्विडेटर का काम होता है सारी एसेट को डिस्पोज करना, लाइबिलिटी को पेमेंट करना, उसके बदले में लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन दिया जाता है। तो सारा लिक्विडेटर का काम होता है एसेट को बेचना, लाइबिलिटी को पेमेंट करना और लास्ट में जाके लिक्विडेटर एक स्टेटमेंट बनाता है, एक अकाउंट बनाता है जिसका नाम होता है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उस लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को कैसे बनाते हैं हमें वो उसके बाद सीखना है। और तीसरे नंबर पे हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाते हैं बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी की लाइबिलिटी का स्टेटमेंट। क्या होते हैं बी लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी और उनकी लाइबिलिटी का स्टेटमेंट कैसे बनता है वो हम सीखेंगे। ठीक, तो सबसे मतलब कुल मिलाकर हमें इस चैप्टर में 3 पोर्शन दे रखे हैं। एक पहला पोर्शन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, दूसरा पोर्शन लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और तीसरा पोर्शन स्टेटमेंट ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइबिलिटी। करेक्ट, तो सबसे फर्स्ट पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं और वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जो सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वैसे तो एग्ज़ाम में जिसका क्वेश्चन आए हमारे लिए तो वो इम्पोर्टेंट है, बट सेकंड नंबर के आने के चांसेज ज़्यादा होते हैं हमेशा। ठीक है, तो समझना सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मैंने आप लोगों को बताया कि जब कंपनी को लिक्विडेट करना होता है तो कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसमें कंपनी के पास में जो जो एसेट है उन सबको उसमें प्रेजेंट किया जाता है। कंपनी के पास में जो जो लाइबिलिटीज़ है उसको उस स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया जाता है। कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको उस स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया जाता है। तो हमें वो स्टेटमेंट बनाना सीखना है। वैसे तो उस स्टेटमेंट का एक फ़िक्स फॉर्मेट है, आपको और मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कंपनी लॉ में उस स्टेटमेंट को बनाने का एक फ़िक्स फॉर्मेट दे रखा है, तो जो फॉर्मेट दे रखा है हमें उसी फॉर्मेट में उस स्टेटमेंट को बनाना है। बस हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स समझने हैं। वो पॉइंट क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताऊँगा और उसके बाद में आज ही हम हो सकता है कि इस स्टेटमेंट के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें एसेट और लाइबिलिटीज़ को जो प्रेजेंट करना है वो कौन कौन सी एसेट्स है, वो कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है उस स्टेटमेंट में। सबसे पहले हम यहाँ से समझते हैं। ठीक है, देखो दो है, एक तो एसेट्स और एक लाइबिलिटी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एसेट्स के बारे में।
वो जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमें बनाना होता है, उसमें एसेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है? एसेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करना होता है। फर्स्ट कैटेगरी होती है एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। और एक होता है एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। प्लेस का मतलब समझते हैं? एक तरह से कहा जाए तो मॉर्गेज पे देना, राइट। स्टेटमेंट में हम एसेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो एसेट्स जो कहीं पर भी प्लेस्ड नहीं है, जो कहीं पर भी मॉर्गेज पे नहीं दे रखी है, और दूसरा नंबर वो जो एसेट्स कहीं पर प्लेज कर रखी है। जैसे मान लो हमने बैंक से लोन लिया और हमने लैंड और बिल्डिंग को मॉर्गेज पे दे दिया। इसका मतलब क्या हो गया? वो लैंड और बिल्डिंग क्या हो गई? वो हो गई प्लेस्ड। तो हम एसेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक एसेट्स वो जो कहीं पर भी प्लेस नहीं है, एक एसेट्स वो जो कहीं पर प्लेस्ड है, राइट। बहुत सिंपल है। एसेट्स को दो कैटेगरी में बांटना होता है। वो एसेट्स जो कहीं पर भी प्लेस नहीं है, जो कहीं पर भी मॉर्गेज पे नहीं है, और सेकंड नंबर वो एसेट्स जो कहीं पर प्लेस्ड है, जो कहीं पर मॉर्गेज पे, राइट। अब बारी आती है लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज, हम लाइबिलिटीज को चार कैटेगरी में बांटते हैं। लाइबिलिटीज को, ये क्लासिफिकेशन समझना है, उसके बाद में स्टेटमेंट को समझना बहुत आसान काम है। बस आपको ये ध्यान से, ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, उस क्लासिफिकेशन को आप ध्यान से समझना। एसेट्स को दो तरह से, एक तो एसेट्स वो जो कहीं पर भी प्लेस्ड नहीं है, और एक एसेट्स वो जो कहीं पर प्लेस्ड है, राइट। लाइबिलिटीज को हमें चार कैटेगरी में बांटना है। एक होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मैं बात लाइबिलिटी कर रहा हूँ, मैं बात कैपिटल, शेयर कैपिटल की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लाइबिलिटीज अलग है, कैपिटल अलग है। कैपिटल दो तरह की होती है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैं बात लाइबिलिटीज की कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइबिलिटीज में क्या है? एक लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन हम करते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जहां जो कि सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड का मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको कि मैंने बैंक से लोन लिया और लैंड और बिल्डिंग को उस पर मॉर्गेज पे रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैंक से लोन है वो हो गया सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड का मतलब होता है जिस पर मैंने कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई एसेट्स मॉर्गेज पे दे रखी है, उसको हम कहते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर, एक होता है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब है कि जब जो वैल्यू, जो एसेट्स हमने सिक्योरिटी पे दे रखी है, मॉर्गेज पे दे रखी है, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू लाइबिलिटी की वैल्यू से ज़्यादा है। मतलब जैसे मान लो मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, लैंड और बिल्डिंग को मॉर्गेज पे दे दिया, और लैंड और बिल्डिंग की जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। मान लो लैंड और बिल्डिंग की रियलाइजेबल वैल्यू 15 लाख रुपए। तो जो बैंक का लोन है वो क्या हो गया? फुली सिक्योर्ड। बैंक क्या हो गई? बैंक सिक्योर्ड हो गई। मान लो मैंने बैंक का लोन नहीं पे किया तो बैंक क्या करेगी? लैंड और बिल्डिंग को सेल कर देगी। रुपए कितने मिलेंगे? 15 लाख। मगर बैंक का लोन कितना आउटस्टैंडिंग है? 10 लाख की है ना। तो बैंक क्या करेगी? अपने 10 लाख रुपए रख लेगी और मुझे 5 लाख रुपए, आपको मतलब कंपनी को 5 लाख रुपए दे देगी। तो ऐसे क्रेडिटर जहां पर सिक्योरिटी की जो वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू, वो लोन या जो भी लाइबिलिटी है उसकी वैल्यू से ज़्यादा है, तो उनको हम क्या कहते हैं? फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर। एक होता है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। आपने बैंक से लोन लिया 10 लाख का और लैंड और बिल्डिंग को मॉर्गेज पे दे दिया, और लैंड और बिल्डिंग की जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो मान लो 8 लाख रुपए है। तो बैंक से तो आपने 10 लाख का लोन लिया था, और अगर लैंड और बिल्डिंग को बैंक बेच भी देती है तो 8 लाख ही मिलेंगे। इसका मतलब बैंक का लोन क्या हो गया? पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फुली सिक्योर्ड और एक होता है पार्टली सिक्योर्ड, राइट। फुली सिक्योर्ड कब होता है?
फुली सिक्योर्ड का मतलब है कि जब सिक्योरिटी की वैल्यू है, मतलब मोर्गेज पे जो प्रॉपर्टी दे रखी है वो लोन से भी ज़्यादा है। और पार्टली सिक्योर्ड कब? जब सिक्योरिटी की वैल्यू लोन की वैल्यू से कम है, मतलब लोन ज़्यादा का है और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो कम है। इट इज़ कॉल्ड पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। करेक्ट। तो लाइबिलिटी में सबसे पहला क्लासिफिकेशन हो गया सिक्योर्ड क्रेडिटर। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। कौन से क्रेडिटर? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होते हैं? देखो, जब एक कंपनी का लिक्विडेशन होता है, मतलब बिजनेस क्लोज हो रहा है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू, मतलब प्रॉपर्टी नहीं होती जिससे कि सारी लाइबिलिटी को पेमेंट कर दे, सारे शेयर होल्डर को भी पेमेंट हो सकता है ज़्यादा हो। बट जनरली ऐसा होता है कि लिक्विडेशन का जो सबसे मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि कंपनी कंटिन्यूसली लॉस में, और कंपनी को लगता है कि अब आगे प्रॉफिट में बिजनेस चलाना पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी क्या करती है? अपने बिजनेस को लिक्विडेट कर देती है, मतलब कंपनी को ही ख़त्म कर देती है। जनरली लिक्विडेशन का रीज़न ये जो होता है। तो प्रेफरेंशियल, अब जब कंपनी के पास में रुपए आएंगे, कंपनी अपने लिक्विडेशन के समय क्या होगा? अपनी एसेट्स को बेचेगी। अब एसेट्स को बेचने से जो पैसे आएंगे उनसे क्या करेगी? कंपनी अपनी लाइबिलिटी को पेमेंट करेगी। अब लाइबिलिटी में पेमेंट करेगी तो सबसे पहले किसको, फिर किसको, फिर किसको, ये एक सीरियल ऑर्डर फिक्स करना पड़ेगा कि सबसे पहले पेमेंट किसको किया जाएगा, फिर किसको किया जाएगा, फिर किसको किया जाएगा। मगर हमें ये सीरियल ऑर्डर फिक्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंपनी लॉ में ये सीरियल ऑर्डर पहले से फिक्स किया हुआ है। कंपनी को फिक्स नहीं करना होता कि पहले किसको देते, या लिक्विडेटर को फिक्स नहीं करना होता कि पहले किसको देना है, बाद में किसको, बाद में किसको। कंपनी लॉ में ऑलरेडी सीरियल ऑर्डर दे रखा है कि पहले किसको, फिर किसको, फिर किसको। तो कुछ क्रेडिटर ऐसे होते हैं, कुछ लाइबिलिटी ऐसी होती है जिनको पेमेंट करने में सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। एक कंपनी लॉ में एक लिस्ट दे रखी है कि ये जो लाइबिलिटी है, ये जो पैसे बाकी हैं, क्रेडिटर्स हैं, इनको आप सबसे पहले पेमेंट करोगे, और उनको कहते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। मतलब जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो सबसे पहले पेमेंट किनको करना है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को करना है। अब बात आती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या क्या होते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की लिस्ट जो हमें दे रखी है, लिस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल पेमेंट, मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। पहला पॉइंट इसमें दे रखा है, ऑल रेवेन्यू, टैक्स, सेस एंड रेट्स पेबल टू द स्टेट, सेंट्रल और लोकल अथॉरिटी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को कोई भी तरह का रेवेन्यू का पेमेंट, टैक्स का पेमेंट, कोई भी सेस का पेमेंट, किसी भी तरह का कोई टैक्स से रिलेटेड कोई पेमेंट ड्यू होता है, बट विद इन 12 months बिफोर द डेट ऑफ लिक्विडेशन, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में आएगा। जैसे मान लो एक कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है 31 दिसंबर 2020 को, तो 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच का कोई भी टैक्स या रेवेन्यू, कोई भी गवर्नमेंट को किसी भी तरह का पेमेंट करना है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल बोर्ड वगैरह, कोई भी ऐसा कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या इस तरह का पेमेंट करना हो, तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में आएगा, मगर विद इन 1 ईयर रही। अगर मान लो जैसे 31 दिसंबर 2020 को लिक्विडेशन हो रहा है और कोई टैक्स बाकी है, मगर 1 जनवरी 2020 से भी पहले का टैक्स बाकी है, तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। हाँ, लाइबिलिटी है, ये फिर कहाँ जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं होगा अगर वो 1 साल से भी पहले का कोई अमाउंट ड्यू है। तो विद इन 1 ईयर जो होता है, मतलब विद इन जो 12 मंथ्स जो है, केवल उसी को हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की मीनिंग में लेंगे। ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है? ऑल वेजेज। बेसिकली मैं आपको बताऊं, देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जनरली जो आपके कंपनी का जो स्टाफ है, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है, कंपनी के जो वर्कर है, उनका जितना भी जनरली उनका जो भी पेमेंट होता है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की लिस्ट में आता है, क्योंकि वो तो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है
है ना, तो उनकी कोई सैलरी बाकी है, उनका कोई वेजेज बाकी है, तो वो जनरली प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन, और गवर्नमेंट ने अपना पेमेंट भी प्रेफरेंशियल की लिस्ट में ले ही लिया कि हमें भी आप सबसे पहले निपटा दो, है ना। तो प्रेफरेंशियल में एक तो गवर्नमेंट का पेमेंट, मगर उसमें भी लिमिट है, विद इन 1 ईयर ही होना है। बाकी का अगर होता है तो वो प्रेफरेंशियल नहीं होगा, लाइबिलिटी तो है बट वो प्रेफरेंशियल नहीं है, ठीक। सेकंड, ऑल वेजेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर ए पीरियड not exceeding 4 months within 12 months before the date of liquidation up to a maximum of rupees 20,000 for one employee. वेजेज और एम्प्लॉय की जो सैलरी बाकी है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में आएगी, बट उसमें भी लिमिट है। अब उसमें क्या लिमिट है? उसमें 3 लिमिट हो गई। पहली लिमिट क्या है? केवल 4 महीने, मैक्सिमम 4 महीने की सैलरी या वेजेज है वो ही यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में आएगी, मैक्सिमम 4 मंथ। अच्छा, दूसरी लिमिट क्या है? ये 4 मंथ भी कौन से? विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर वाले जो भी 4 मंथ है। मान लो किसी, जैसे अभी मैंने डेट ली 31 दिसंबर 2020 को लिक्विडेशन हो रहा है, तो 1 जनवरी 2020 से लगाकर 31 दिसंबर 2020 के बीच में 4 महीने की सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है, केवल वो ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जाएगी। मान लो किसी की सैलरी इसी के बीच में मगर 5 महीने की आउटस्टैंडिंग है, तो 4 महीने की प्रेफरेंशियल में जाएगी, प्रेफरेंशियल में 4 महीने की जाएगी। समझ रहे हो आप? मान लो किसी की केवल सैलरी 3 महीने की बाकी है मगर वो 2019 की सैलरी बाकी है, तो वो प्रेफरेंशियल में आएगा ही नहीं। ये 4 महीने भी विद इन 1 ईयर होने चाहिए। अच्छा, तीसरी एक और लिमिट है, मतलब पहली लिमिट तो गई 4 महीने, दूसरी लिमिट हो गई विद इन 1 ईयर होने चाहिए 4 महीने, है ना, और तीसरी लिमिट आ गई पर एम्प्लॉय 20,000 मैक्सिमम। पर एम्प्लॉय या पर वर्कर जो भी है, मैक्सिमम 20,000 रुपये प्रेफरेंशियल होंगे। ये 3 लिमिट है, ठीक है। ऑल एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन, जो भी एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन है वो पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल में जाएगा। ऑल अमाउंट पेबल विद इन 12 मंथ्स अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मतलब ईएसआई का जो भी पेमेंट ड्यू है विद इन 12 मंथ्स वो प्रेफरेंशियल की डेफिनेशन में जाएगा। ऑल कॉम्पनसेशन पेबल अंडर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1920, जो भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के थ्रू जो भी पेमेंट कॉम्पनसेशन ड्यू है वो पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल में जाएगा। ऑल सम ड्यू फ्रॉम ए प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुइटी फंड और एनी अदर फंड मेंटेन बाय द कंपनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए इसी टाइप का कोई और फंड है तो वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में जाएगा। तो आप देखो, सेकंड से लगाकर 6 तक ये ज़्यादातर सार जो भी पेमेंट हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 है, ये किसके हैं? वर्कर के और एम्प्लॉय के, करेक्ट। और पहला नंबर किसका आ गया? गवर्नमेंट का, मतलब टैक्स। 7 दे रखा है, एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पेबल बाय द कंपनी अंडर सेक्शन 235 और 237। आज तक तो कभी एग्जाम में आया नहीं है ना, 7 जो पॉइंट है। अच्छा, और कोई एक्सपेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में जाना चाहिए तो जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिस्ट में एक तो गवर्नमेंट का जो पेमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का कोई भी टैक्स या कोई भी तरह का सेस बाकी है तो वो कहाँ जाएगा? प्रेफरेंशियल में जाएगा, मगर वो विद इन 1 ईयर ही होना चाहिए, ठीक। लिक्विडेशन की डेट से 1 ईयर के पहले का ही होना चाहिए, उससे भी पहले का है तो फिर वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में नहीं आएगा, ठीक। और ये जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 है, वर्कर के पेमेंट है, एम्प्लॉय के पेमेंट है, वो भी कहाँ जाएंगे? मगर इसमें भी लिमिट है। ये सारी लिमिट आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, याद रखनी पड़ेगी आपको। फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप अप्लाई करोगे तो कुछ तो याद वैसे भी आपको हो जाएगा। तो ये सेकंड नंबर लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन हमने क्या किया? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो लाइबिलिटी में एक तो हो गई सिक्योर्ड क्रेडिटर, एक हो गए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तीसरा आता है लाइबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, लाइबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। जनरली इसमें होते हैं डिबेंचर।
सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, राइट। एक होता है फिक्स चार्ज। जैसे मान लो हमने बैंक से लोन लिया और हमने लैंड और बिल्डिंग को मॉर्गेज पे दे दिया, तो ये क्या हो गया पता है, फिक्स चार्ज। मतलब एक फिक्स प्रॉपर्टी है जो हमने मॉर्गेज पे दे दी। एक और बैंक से लोन लिया, प्लांट एंड मशीनरी को मॉर्गेज पे दे दिया, वो भी क्या हो गया, फिक्स चार्ज। एक फिक्स प्रॉपर्टी को हमने मॉर्गेज पे दे दिया। एक होता है फ्लोटिंग चार्ज, जिसमें कोई फिक्स्ड एसेट्स, कोई पर्टिकुलर एसेट को ही मॉर्गेज पे नहीं दिया जाता। फ्लोटिंग चार्ज के हिसाब से हमें क्या समझना है वो मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर के हिसाब से। फ्लोटिंग चार्ज की अगर कोई लाइबिलिटी होती है, बस उसको ये राइट रहता है कि उनको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद पेमेंट लेने का राइट रहता है। मतलब कंपनी को अगर कोई लाइबिलिटी ऐसी है जिसको फ्लोटिंग चार्ज दे रखा है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद उस लाइबिलिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद किसको पेमेंट करना है, ऐसी लाइबिलिटी जिसको फ्लोटिंग चार्ज दे रखा है। और जनरली डिबेंचर होल्डर को फ्लोटिंग चार्ज दे रखा होता है। और कोई लाइबिलिटी को दिया है तो दे रखा होगा, अदरवाइज ये एज्यूम किया जाता है कि डिबेंचर को हमने फ्लोटिंग चार्ज दे रखा है, ठीक। तो डिबेंचर का जो भी पेमेंट ड्यू है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद में पेमेंट किया जाता है, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर तो अपना पैसा उस पर्टिकुलर एसेट जो उसके ऊपर मॉर्गेज पे हमने दे रखी है उसको बेच के वो पैसा ले ही लेगा। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने की जरूरत नहीं। हाँ, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले पेमेंट किसको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। उसके बाद में लाइबिलिटी जिसको फ्लोटिंग चार्ज दे रखा है, और जनरली ये लाइबिलिटी कौन सी होती है, डिबेंचर होल्डर, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद में आता है लास्ट लाइबिलिटी, और वो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में पता है क्या आ गया, बाकी जो भी लाइबिलिटी है, बाकी जो भी लाइबिलिटी, बाकी कौन सी लाइबिलिटी मैं बताता हूँ। प्रेफरेंशियल, जो लाइबिलिटी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में नहीं आती, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में गवर्नमेंट का टैक्स होता है, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आता है, बट विद इन 1 ईयर का। मान लो ऐसा टैक्स बाकी है जो 1 साल से भी पहले का है, तो प्रेफरेंशियल तो नहीं होगा, बट वो कहाँ जाएगा, अनसिक्योर्ड में जाएगा। मतलब जो प्रेफरेंशियल में नहीं गया वो अनसिक्योर्ड में आ गया। जो लाइबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज में नहीं गया वो अनसिक्योर्ड में आ गया, समझ गए। मतलब जो प्रेफरेंशियल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, जो हैविंग लाइबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज को सेटिस्फाई नहीं करता, बाकी बची हुई सारी लाइबिलिटी कहाँ गई, अनसिक्योर्ड में आ गई। अब मैं वापस से आपको बताता हूँ सिक्योर्ड वाले को लेके। अभी मैंने आपको बताया सिक्योर्ड 2 तरह के होते हैं, एक होता है फुली सिक्योर्ड, एक होता है पार्टली सिक्योर्ड। फुली सिक्योर्ड का मतलब क्या हुआ कि मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, उसको मैंने लैंड और बिल्डिंग मॉर्गेज पे दे दिया, और लैंड और बिल्डिंग की जो रियलाइजेबल वैल्यू है मान लो 15 लाख है, तो बैंक क्या हो गई, फुली सिक्योर्ड। बैंक क्या करेगी, लैंड और बिल्डिंग को सेल कर देगी, या तो बैंक करेगी या हम करेंगे, मगर उसका पहला पैसा कहाँ जाएगा, बैंक को जाएगा। 15 लाख आ रहे हैं बेचने से, 10 लाख बैंक अपना लोन वापस ले लेगी, और बाकी का जो 5 लाख है वो हमें देगी। मतलब बैंक हमें देगी कि ये लो आपकी प्रॉपर्टी से सरप्लस पैसा बचा, तो वो क्या हो गया, फुली सिक्योर्ड। बट मान लो ऐसा हो गया कि बैंक का लोन है 10 लाख, और एसेट को बेचने से, जो मॉर्गेज पे रख रखी थी प्रॉपर्टी, उसको बेचने से केवल 8 लाख ही मिले, तो बैंक का लोन पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ। 10 लाख में से 8 लाख है, तो बैंक अभी भी 2 लाख रुपए आपसे मांगती है। तो वो जो बैंक 2 लाख रुपया बच गए, पता है वो बैंक की लाइबिलिटी 2 लाख की कहाँ पर ऐड होगी, अनसिक्योर्ड में ऐड हो जाएगी। मतलब पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर की लाइबिलिटी जो बच गई वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ऐड हो जाएगी। जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में नहीं आया, जो लाइबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज में नहीं आया, वो सब जाके लास्ट में जाके कहाँ ऐड हो जाएंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आ जाएंगे। तो बाकी पीछे जो भी लाइबिलिटी बच गई वो अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो एक तो एसेट्स का क्लासिफिकेशन, एक लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन, और एक कैपिटल का क्लासिफिकेशन। अब कैपिटल में तो 2 ही है, एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक इक्विटी शेयर कैपिटल। उसकी पेड अप वैल्यू क्या लेनी है, पेड अप वैल्यू लेनी है स्टेटमेंट के अंदर। तो हमें उस स्टेटमेंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल को प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट करने के लिए हमने
क्लासिफिकेशन बताया मैंने आपको कि कैसे कैसे क्लासिफाई होगा एसेट्स को दो कैटेगरी में, एक एसेट्स जो प्लेज नहीं है और एक एसेट्स जो प्लेज है, राइट। उसके बाद में लाइबिलिटीज को चार कैटेगरी में बांटा, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर, एक हो गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, एक हो गया लाइबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, और एक हो गया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड में बाकी सब कुछ आ गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंशियल, मान लो किसी एम्प्लॉय की 5 महीने की सैलरी बाकी है, विद इन 1 ईयर है 5 महीने, तो विद इन 1 ईयर है वो तो ठीक है, मगर 5 महीने के नहीं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर केवल 4 महीने तक की सैलरी होती है। तो 5 महीने की सैलरी में से 4 महीने की तो सैलरी हो जाएगी प्रेफरेंशियल और 1 महीने की सैलरी हो जाएगी अनसिक्योर्ड। समझ गया। तो सिक्योर्ड, उसके बाद प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल के बाद लायबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, और उसके बाद में अनसिक्योर्ड, ठीक। फिर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो देखो एसेट्स नॉट स्पेसिफिक प्लेज, इसको इसकी एक लिस्ट बनती है जिसको कहते हैं लिस्ट ए। क्या कहते हैं? लिस्ट ए। एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज, इसको कहते हैं लिस्ट बी। सिक्योर्ड क्रेडिटर की कोई अलग से लिस्ट नहीं बनती क्योंकि वो ऑलरेडी ये जो लिस्ट बी है उसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है, बताऊंगा कैसे इंक्लूड होती है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की लिस्ट बनती है लिस्ट सी। लायबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, इसकी लिस्ट बनती है लिस्ट डी। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इसकी लिस्ट बनती है लिस्ट ई। उसके बाद में लाइव कैपिटल की लिस्ट बनती है, एक कैपिटल तो हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसकी बनेगी लिस्ट एफ। और उसके बाद में होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, उसकी बनती है लिस्ट जी। करेक्ट। अच्छा, अब और क्या समझना है वो मैं बताता हूँ। एसेट्स को हम जब उस स्टेटमेंट में लिखेंगे, चाहे वो स्पेसिफिकली प्लेस्ड हो चाहे वो नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड हो, उस स्टेटमेंट में एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू लिखी जाती है, ना कि बैलेंस शीट वैल्यू। जैसे मान लो स्टॉक दे रखा है बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए का, मगर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है 1,70,000। तो हम जब उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे तो 1,70,000 लिखेंगे, ना कि 2 लाख। हमें बैलेंस शीट वैल्यू से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। अगर रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है वो ही रियलाइजेबल वैल्यू है। करेक्ट। लायबिलिटी में भी ऐसे ही होगा, लायबिलिटी में भी ऐसे होगा, है ना। अच्छा, लायबिलिटी में एक आपको और पॉइंट ध्यान रखना है। लायबिलिटी में एक पॉइंट ध्यान रखना है, कंटीजेंट लायबिलिटी। कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। अब कंटीजेंट लायबिलिटी को हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा कि क्या हमें इसका पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अगर कंटीजेंट लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा तो कितना करना पड़ेगा, उसको लायबिलिटी में इंक्लूड करना पड़ेगा। उसको कहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा? लायबिलिटी में। अब डिपेंड करता है वो लायबिलिटी क्या नेचर की है, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के नेचर की है या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के किस नेचर की होगी, उस नेचर के हिसाब से उसको उस लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लो, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ, वो है बिल्स डिस्काउंट कराना। हमें किसी पर्सन ने बिल दिया और कंपनी ने उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब उस बिल का पेमेंट कौन करेगा? बैंक को, वो पर्सन करेगा। जिस पर्सन ने हमें बिल दिया था वो पेमेंट करेगा, बैंक को पेमेंट करेगा, क्योंकि हमने तो बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बट ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी कैसे कि अगर वो पर्सन बैंक को पेमेंट नहीं करता है तो हमें बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो जिस दिन लिक्विडेशन की डेट है उस दिन टोटल हमने 2 लाख रुपए के बिल बैंक से डिस्काउंट करा रखे, तो ये 2 लाख रुपए की क्या हो गई? कंटीजेंट लायबिलिटी हो गई। अब मान लो हमें लगता है कि इसमें से 50,000 के बिल ऐसे हैं जिसका वो पार्टी पेमेंट नहीं कर पाएगी, हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमें लायबिलिटी में 50,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। और वो लायबिलिटी अभी जैसे मैंने बिल डिस्काउंट कराने वाली लायबिलिटी क्या हो गई? अनसिक्योर्ड, क्योंकि वो प्रेफरेंशियल तो है नहीं, लायबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज भी है नहीं, तो कहाँ जाएगा? अनसिक्योर्ड के अंदर। तो आपको कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में दे रखा होगा कि क्या इसका अमाउंट हमें कुछ देना पड़ेगा, एस्टिमेट। ये सब क्या होता है? एस्टिमेटेड।
तो क्या हमें कुछ अमाउंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? अगर देना पड़ेगा तो हमें उसको लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। अब कौन सी लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसका नेचर क्या है, क्या वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की वाली लाइबिलिटी है या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी, उसके हिसाब से उस लाइबिलिटी में हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसेट्स, लाइबिलिटीज, उसके बाद में कैपिटल। कैपिटल में हम लेंगे पेड अप कैपिटल, ठीक है ना। मान लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए के, मगर पेड अप वैल्यू अभी तक केवल 1,50,000 है, तो हमें 1,50,000 ही लेना है। बैलेंस शीट में भी वैसे पेड अप वैल्यू आउटर कॉलम आती है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब लास्ट में जाके हमें पता चलेगा कि हमें टोटल एसेट से कितना अमाउंट रियलाइज होगा और टोटल लाइबिलिटीज और कैपिटल मिलाकर हमें कितना देना है। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को मिलाकर हमें कितना देना है और एसेट से हमें क्या मिलेगा। मान लो एसेट, सारी एसेट से मिलाकर हमें मिलते हैं टोटल सपोज 25 लाख और लाइबिलिटीज को देने हैं मान लो 22 लाख, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल मिलाकर देने हैं 22 लाख, तो ये हो गया सरप्लस। क्या हो गया? सरप्लस। वैसे इसके आने के चांसेस कम है। मैं आपको अभी मैंने थोड़ा सा पहले बताया भी था कि ज़्यादातर लिक्विडेट करने का रीज़न होता है कि कंपनी हो सकता है बहुत टाइम से लॉस में चल रही है, तो बहुत कम चांसेज है कि एसेट को डिस्पोज करने से जो रुपए मिलेंगे वो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल से भी ज़्यादा होंगे। बहुत कम चांसेज है, हो सकते हैं, बट मैं ये नहीं कह सकता कि कभी हो ही नहीं सकता, हो सकता है, पर जनरली ऐसा नहीं होता। और अगर एसेट्स को बेचने से आपको कम रुपए मिलेंगे, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल ज़्यादा है, तो डिफरेंस हो गया डेफिशिएंसी। या तो होगा सरप्लस या होगी डेफिशिएंसी, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में एक लिस्ट बनती है जिसको कहते हैं लिस्ट एच, जिसका मतलब होता है सरप्लस और डेफिशिएंसी अकाउंट। सरप्लस या डेफिशिएंसी अकाउंट, या तो आएगा सरप्लस या आएगी डेफिशिएंसी। अब सरप्लस और डेफिशिएंसी कैसे हो गई, मतलब क्या वजह रही सरप्लस आने के या क्या वजह रही डेफिशिएंसी आने की, इसका भी एक अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं मैं अब आपको फॉर्मेट बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये देखो, ये छोटा सा एक फॉर्मेट है, पढ़ते हैं और फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा ये बड़ा सा फॉर्मेट लगे, बट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा बहुत इजी फॉर्मेट है, ठीक है, समझना। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में? एसेट्स को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? हम सबसे पहले लिखते हैं एसेट्स को। ये देखिए, हम सबसे पहले एसेट्स से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एसेट्स को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड और एक होता है एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो जो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, हम सबसे पहले उनको लिखते हैं एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए। हमें लिस्ट अलग से नहीं बनानी होती है, क्योंकि इतना तो कहाँ कितना कब खत्म करेंगे क्वेश्चन को, तो अलग से लिस्ट नहीं, यहाँ पर ही सारी डिटेल हम दे देते हैं। क्या क्या फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, जहाँ जहाँ से भी जितना मिलेगा, यहाँ पर आउटर कॉलम में जो अमाउंट आएगा वो जितना मिलेगा। हाँ, ये एक साथ नहीं लिखना है, अलग अलग करके लिखना है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, डेटर्स, जो जो जितना जितना होगा सब अलग अलग लिख के अमाउंट बार लिखते जाएंगे, किससे कितना कितना मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड और उसके बाद में लिखना है एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। अब एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड में आपको यहाँ पर देखो, एक कॉलम तो बनाना है एसेट्स का, एक उसकी रियलाइजेबल वैल्यू, फिर ये जहाँ मोर्गेज पड़ी है एसेट्स उसको कितना देना है, उससे डेफिशिएंसी आएगी या सरप्लस आएगा। समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो हमने लैंड और बिल्डिंग को मोर्गेज पे दे रखा है बैंक को, बैंक से हमने लोन लिया और हमने लैंड और बिल्डिंग को मोर्गेज पे दे दिया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, या एसेट्स में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू। मान लो लैंड और बिल्डिंग से को बेचने से मिलेंगे सपोज 12 लाख रुपए, ये सब एस्टिमेटेड होते हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू के लैंड और बिल्डिंग को अगर सेल किया जाए तो 12 लाख मिलेंगे। अब ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब ये जहाँ मोर्गेज पे पड़ा है वो हमसे कितने रुपए मांगते हैं, बैंक में हमने मोर्गेज पे दिया,
मान लो बैंक का लोन है 10 लाख रुपए, तो सरप्लस आया डेफिशिएंसी, दिखती बात है सरप्लस आया, मतलब हमें बैंक वो एसेट को बेचेगी 12 लाख मिलेंगे, बैंक का लोन तो केवल 10 लाख ही है, तो बैंक हमें 2 लाख रुपए देगी, तो ये क्या हो गया, सरप्लस में आ गया 2 लाख। और अगर सरप्लस आता है तो इसको आउटर कॉलम में भी लिखना है 2 लाख रुपए, सरप्लस आता है तो आउटर कॉलम में भी लिखना है, ठीक है। बट मान लो यहाँ पर ऐसा होता है कि लैंड और बिल्डिंग को बेचने से मिलते हैं हमें केवल 8 लाख रुपए, 8 लाख, बैंक का लोन है 10 लाख, तो बैंक का लोन अभी पूरा नहीं हुआ, तो मतलब क्या हो गई, डेफिशिएंसी, क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, और ये डेफिशिएंसी हो गई कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की डेफिशिएंसी हो गई, सरप्लस में लिखेंगे नील। अब आउटर कॉलम में भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये जो डेफिशिएंसी है मतलब बैंक का लोन क्या हो गया, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया, तो ये जो बैंक का लोन है 2 लाख रुपए, अब ये जाके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा 2 लाख रुपए से, मतलब बैंक का लोन अभी तक बाकी है 2 लाख रुपए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की जो लिस्ट बनाएंगे उसमें बैंक का लोन आ जाएगा 2 लाख रुपए, समझ गए। तो सरप्लस अगर आता है तो ही आउटर कॉलम में आएगा, अगर डेफिशिएंसी आती है तो आउटर कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, नील, ठीक। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी दे रखी है तो सबको अलग अलग लिखना है, जैसे लैंड और बिल्डिंग को दे रखा है तो लैंड और बिल्डिंग की डिटेल अलग, जैसे मान लो हमने प्लांट एंड मशीनरी को भी दे रखा है मॉर्गेज पे, एक और बैंक से लोन ले रखा है, तो प्लांट एंड मशीनरी लिखा, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू लिखी, उस पर कितने, मतलब जिससे लोन लिया हुआ है, जिसको मॉर्गेज पे दे रखा है उससे कितने का लोन ले रखा है वो लिखना है, फिर उससे डेफिशिएंसी आती है सरप्लस, सबका अलग अलग लिखेंगे। हो सकता है लैंड और बिल्डिंग से सरप्लस आ जाए तो आउटर कॉलम में लिखना है, प्लांट एंड मशीनरी पे डेफिशिएंसी आए तो उसको कहाँ ऐड करना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाके ऐड करना है, नेट नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे हमने लैंड और बिल्डिंग की एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू लिखी वो है 8 लाख, बैंक का लोन है 10 लाख, तो डेफिशिएंसी आ गई 2 लाख, ठीक है। अब प्लांट एंड मशीनरी की एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है मान लो 15 लाख रुपए, ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर है मान लो 12 लाख रुपए, तो ये तो सरप्लस आ गया, कितना सरप्लस है, 3 लाख, तो ये जो 3 लाख का सरप्लस है ये आउटर कॉलम में लिखेंगे 3 लाख। ऐसा नहीं है कि एक में 3 लाख का सरप्लस है एक में 2 लाख की डेफिशिएंसी है तो दोनों को नेट करके 1 लाख लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। जिसकी डेफिशिएंसी आ रही है वो डेफिशिएंसी रहेगी, जिसका सरप्लस आ रहा है वो पूरा सरप्लस सीधा आउटर कॉलम आएगा, और डेफिशिएंसी जिसकी आ रही है वो जितनी डेफिशिएंसी आ रही है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट में ऐड कर देंगे, करेक्ट। फिर यहाँ पर एक डिटेल और लिखनी होती है हमें, यहाँ पर वो लिखनी होती है एसेट्स ग्रॉस वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टोटल क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना होता है, ठीक है। तो एसेट्स को क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड और एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ठीक, लिस्ट ए लिस्ट बी। अब हम आते हैं लाइबिलिटीज पे। लाइबिलिटीज के लिए आपको यहाँ पर एक कॉलम बनाना पड़ेगा ग्रॉस लाइबिलिटी, फिर लाइबिलिटीज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस और एडेड टू डेफिशिएंसी एज द केस में बी, वो जो भी फॉर्मेट में लिखा हुआ है जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लाइबिलिटी में स्टार्ट करते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर, मगर सिक्योर्ड क्रेडिटर का तो पेमेंट ऊपर हो चुका है, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर का तो हो चुका है, मतलब अब सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट थोड़ी ना करना है, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर को तो हम पे कर चुके हैं, और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो भी डेफिशिएंसी हो गई वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट में आ जाएगा, तो यहाँ सिक्योर्ड क्रेडिटर लिखना है, मगर देखो हमने आउटर कॉलम में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, आउटर कॉलम में कुछ नहीं आएगा। हाँ, ग्रॉस लाइबिलिटी वाले में आएगा कि वो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर थे वो कितने रुपए के थे, एज पर लिस्ट बी टू द एक्सटेंट टू विच क्लेम्स आर एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड बाय एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, यहाँ पर उनका क्लेम जितना कवर्ड हो गया एसेट से प्लेस से उतना लिखना है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी उनको पेमेंट तो हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखना है मैं, अब सिक्योर्ड क्रेडिटर को तो हो गया, अब नंबर किसका आता है, सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, तो हमें लिखना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद नंबर किसका आएगा, डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, जरूरी नहीं है कि केवल डिबेंचर कोई फ्लोटिंग चार्ज दे रखा है, और भी कोई ऐसा लोन ले रखा है जिसको हमने फ्लोटिंग चार्ज दे रखा है तो वो भी आएगा इसमें, ठीक है। फिर किसका नंबर आएगा, ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ग्रॉस में भी आएगा और इधर नेट इधर भी आएगा, ठीक। फिर ये लाइबिलिटी तो इतनी है, कैपिटल इज नॉट लाइबिलिटी, तो यहाँ पर इनकी टोटल हमें करनी है लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ पर अब बारी आती है शेयर होल्डर की,
शेयर होल्डर की बारी आती है तो या तो आएगा ड्यू टू, सबसे पहले शेयर होल्डर में नंबर किसका आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, इसीलिए तो उनका नाम होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको लिक्विडेशन के टाइम पर इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट लेने का राइट होता है, इसीलिए उनका नाम भी प्रेफरेंस शेयर। डिविडेंड में भी पहले उनको प्रेफरेंस होती है, लिक्विडेशन के टाइम पर भी उनको पहले प्रेफरेंस होती है, राइट। तो शेयर होल्डर में सबसे पहले नंबर किसका आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और वो आएगा एज पर लिस्ट एफ, और उसके बाद में ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर एज पर लिस्ट जी, और फाइनली जाके हमें पता चलेगा कि डेफिशिएंसी आ रही है या सरप्लस आ रहा है। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, मतलब मैंने तो लिखा है कि डेफिशिएंसी आ रही है, क्योंकि जनरली डेफिशिएंसी आती है, जनरली डेफिशिएंसी आती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमें बनाना है, बहुत ईजी है, एक बार बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनता है, बहुत ईजी है, ठीक। अच्छा, उसके बाद में ये जो डेफिशिएंसी है, इस डेफिशिएंसी का भी एक अकाउंट बनता है, डेफिशिएंसी या सरप्लस। मैं डेफिशिएंसी इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि जनरली डेफिशिएंसी आती है, ठीक है। तो इस डेफिशिएंसी के लिए भी एक अकाउंट बनता है, मैंने तो यहाँ लिखा ऊपर डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट, मगर जनरली डेफिशिएंसी आती है। हाँ, अकाउंट फॉर्मेट में नहीं है, स्टेटमेंट फॉर्मेट में, वो नाम भले ही दे रखा है अकाउंट, मगर होता ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। अब डेफिशिएंसी का हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। क्या मतलब है डेफिशिएंसी का, समझाता हूँ। देखो, छोटे से एक एग्जांपल से बताता हूँ, है ना। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है बॉलीवुड में जिसमें मूवी स्टार्ट होती है और हमारा जो मूवी का मतलब जो जो मूवी का हीरो है उसी को सबसे पहले विलेन बता देते हैं, वो एकदम विलेन बना हुआ है और लोगों को मार रहा है और ये कर रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि यार यार ये हीरो है, ये विलेन कैसे बना हुआ है। फिर 10-15 मिनट बाद में पूरी मूवी को फ्लैशबैक में लेके जाते हैं, है ना, कि ये जो हीरो था ये विलेन कैसे बन गया, है ना, कि वो पहले गांव में रहता था, सीधा साधा था, फिर कुछ लुटेरे आए, उसको मार दिया, उसके घर वालों को मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया। पूरी आधे पौन घंटे की स्टोरी बताते हैं फ्लैशबैक में ले जाके, और फिर हमें पता चलता है अच्छा ये जो हीरो है ये विलेन इस वजह से बना हुआ है ना, ये मर्डर कर रहा है लोगों को, ये क्यों मार रहा है लोगों को, जबकि ये तो हीरो है, पता चलता है ये क्यों मार रहा है। फिर हम पूरी कहानी फ्लैशबैक से सुनाना स्टार्ट करते हैं कि आज से 10 साल पहले ये तो बहुत सीधा साधा था, गांव में रहता था, खेती करता था, फिर उसके गांव में ऐसे विलेन वगैरह आ गए, उन्होंने ये मार दिया, उसकी मदर को मार दिया, फादर को मार दिया, सबको खून वगैरह कर दिया, फिर वो उसने बदला लेने के लिए वो भी विलेन बन गया। होता है ना बहुत बार ऐसा, बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा हो रखा है और शायद आप लोगों ने भी देख रखी होगी। कुछ डेफिशिएंसी अकाउंट कुछ थोड़ा बहुत वैसा ही है। कंपनी का लिक्विडेशन मैंने आपको बताया जनरली क्यों होता है, जनरली होता है कि कंपनी हो सकता है कंटिन्यूसली लॉस इनकर कर रही है, इस कारण से आते आते अब उसकी फाइनेंशियली पोजीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब कंपनी को और आगे कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ, अब हम जाते हैं फ्लैशबैक में। हो सकता है आपको पिछले 5-6 साल पहले की क्या सिचुएशन थी वो दे रखी होगी। अब वहाँ से 5-6 साल पहले से लगाकर आज की डेट तक, मतलब लिक्विडेशन की डेट तक क्या क्या हुआ, किस किस साल में कितना कितना लॉस हुआ, क्या हुआ, ये सब कुछ दे रखा होगा। हो सकता है प्रॉफिट भी हुआ, तो किसी साल में प्रॉफिट हुआ, किसी साल में लॉस हुआ, इस वजह से जाके फाइनली ये डेफिशिएंसी इस वजह से आई है। तो हमें 5-6 साल पहले से स्टार्ट करना है और आज की डेट तक आना है, और वो डेफिशिएंसी जो आज की डेट तक आप लेकर आओगे, वो डेफिशिएंसी, इस डेफिशिएंसी वो जो आपने स्टेटमेंट में डेफिशिएंसी कैलकुलेट की है, इस डेफिशिएंसी से मिल जाएगी। मतलब आप ये जब डेफिशिएंसी अकाउंट बनाओगे, इसमें जो डेफिशिएंसी आएगी सबसे लास्ट में जाके, वो इस स्टेटमेंट वाली डेफिशिएंसी से मिलेगी, इस स्टेटमेंट वाली डेफिशिएंसी से मिलेगी। मैं आपको एक बहुत समझने के लिए एक बहुत छोटा सा बताता हूँ तरीका कि ये क्या है डेफिशिएंसी अकाउंट, है ना। बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर फंड लिखते हैं, उसमें शेयर कैपिटल होती है और एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस, होता है ना, रिजर्व एंड सरप्लस। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो डेफिशिएंसी अकाउंट है ना, इट इज बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। रिजर्व एंड सरप्लस जिससे बढ़ेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस जिससे घटेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस जिससे बढ़ेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस जिससे घटेंगे।
बस वही है बेसिकली डेफिशिएंसी, है ना। समझने के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो देखो, डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट लिस्ट एच। सबसे पहले हम लिखते हैं आइटम कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी और रिड्यूसिंग सरप्लस, जिससे डेफिशिएंसी बढ़ती है या सरप्लस कम होता है। सबसे पहले हम वो लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमें 2020 की 31 दिसंबर 2020 की लिक्विडेशन की डेट दे रखी है। अब मान लो हमें दे रखा है 1 जनवरी 2015 से डिटेल दे रखी है, 5-6 सालों की डिटेल दे रखी है। तो आज से 5-6 साल पहले हमारी बैलेंस शीट में क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस में थे या माइनस में थे, है ना। अगर रिजर्व एंड सरप्लस मान लो उस समय भी माइनस में थे तो यहां पर आएगा एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ओवर एसेट्स, है ना। और अगर मान लो उस समय रिजर्व एंड सरप्लस प्लस में थे 5-6 साल पहले जब से दे रखा होगा, तो हम यहां लिखेंगे एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज एज ऑन। अगर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज एसेट से ज्यादा है तो मतलब है उस समय रिजर्व एंड सरप्लस में जो था उस समय भी नेगेटिव बैलेंस अगर है 5-6 साल पहले जहां से आपको डिटेल दे रखी होगी तो नेगेटिव है, तो यहाँ लिखना है। अगर उस समय प्लस में था तो यहाँ लिखना है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल। देखो ये सारी है डेफिशिएंसी को बढ़ाने वाले, या मतलब रिजर्व एंड सरप्लस को कम करने वाले। ये सब है रिजर्व एंड सरप्लस को बढ़ाने वाले, समझ गए आप। ये सब है रिजर्व एंड सरप्लस को कम करने वाले, ये है रिजर्व एंड सरप्लस को बढ़ाने वाले, ठीक है ना। मतलब ऊपर सारे नुकसान और यहाँ पर सारे नीचे सारे क्या लिखने हैं, फायदे, समझ गए आप। तो देखो नुकसान क्या, अगर मान लो 5-6 साल पहले से जब से दे रखा उस समय भी नेगेटिव ही था रिजर्व एंड सरप्लस, तो वो यहाँ लिखना है एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ओवर एसेट्स, यहाँ लिखना है। अब नुकसान के क्या क्या, नेट डिविडेंड, डिविडेंड देने से क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस कम होता है। डिविडेंड किसको, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो चाहे इक्विटी शेयर होल्डर को दो। तो जो भी हमने 5-6 सालों में जब से दे रखा है आपको डिटेल में, फिर कह रहा हूँ आपको जब से डिटेल दे रखी है वहां से आपको चेक करना है, ठीक है। उस टाइम पीरियड में आपने जो भी डिविडेंड दिया, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर को चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, या उनको बोनस दिया, तो वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि उससे रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, कम। ट्रेडिंग लॉसेज हो गए, नेट लॉसेज आ रहे हैं तो वही आएंगे। लॉसेज अदर देन ट्रेडिंग लॉसेज, जैसे मान लो लॉस बाय फायर हो गया, या कोई मान लो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी, या एक्साइज अथॉरिटी ने हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी, या इस तरह का कोई और पेनल्टी लग गई, तो यहाँ लॉसेज अदर देन ट्रेडिंग लॉसेज। एस्टिमेटेड लॉसेज नाउ रिटर्न ऑफ, ये एस्टिमेटेड लॉसेज नाउ रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस कैसे, जैसे मान लो लैंड और बिल्डिंग बैलेंस शीट में दे रखी है 2 लाख, मगर हमें लगता है कि उसको अगर बेचें तो 170 ही मिलेंगे, तो 30,000 का क्या हो गया, उसका रिवैल्यूएशन लॉस को, रियलाइजेशन लॉस को, जो भी है ना। तो ये एस्टिमेटेड लॉस नाउ रिटर्न ऑफ एसेट्स के ऊपर और लाइबिलिटीज के ऊपर अब जो बैलेंस शीट के हिसाब से लॉस होने वाले हैं वो लॉस यहाँ लिखेंगे। अदर आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, और कोई ऐसा कोई हो जिससे डेफिशिएंसी बढ़ रही हो या सरप्लस घटा हो, तो यहाँ लिखना है, और इन सब की टोटल हम करेंगे यहाँ। अब आते हैं जो आइटम डेफिशिएंसी को कम करते हैं, यानी कि सरप्लस को बढ़ाते हैं। तो 5-6 साल पहले जब से दे रखा हो, उसके पहले जब से दे रखा हो, मान लो उस समय रिजर्व एंड सरप्लस का प्लस बैलेंस है ना। अगर प्लस बैलेंस है तो यहाँ लिखेंगे, अगर माइनस बैलेंस है तो ऊपर आएगा, प्लस बैलेंस है तो यहाँ आएगा, ठीक है, नीचे। अब नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट हो सकता है उन सालों में, कुछ सालों में कोई प्रॉफिट भी हुआ हो, तो यहाँ लिखेंगे नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट। अदर देन ट्रेडिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द सेम पीरियड, जैसे मान लो अभी हमने कहा कि रीवैल्यूएशन किया लैंड और बिल्डिंग का, 2 लाख की बैलेंस शीट वैल्यू है 17, तो ये तो रीवैल्यूएशन लॉस हो गया 30,000 का। मान लो 2 लाख की जगह बैलेंस शीट में दे रखी है 2 लाख, मगर उसको बेचने से हमें लगता है 2,20,000 मिलेंगे, तो ये तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को, रियलाइजेशन प्रॉफिट को, जो भी है ना। तो ये 20,000 का तो वो यहाँ पर 9 पॉइंट के हिसाब से आ जाएगा। इसके बाद में अदर आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, और भी कोई ऐसा प्रॉफिट या लॉस हो, प्रॉफिट हो जो कि डेफिशिएंसी को कम कर रहा है या सरप्लस को बढ़ाए, तो यहाँ लिखेंगे। फिर हम टोटल ए करेंगे, टोटल बी करेंगे, और टोटल ए में से टोटल बी माइनस करेंगे। अगर ए ज़्यादा है बी कम है, इसका मतलब डेफिशिएंसी है। अगर बी ज़्यादा है और अगर ए कम है तो सरप्लस है। और ये डेफिशिएंसी या सरप्लस इस स्टेटमेंट वाली डेफिशिएंसी और सरप्लस से मिलना चाहिए, तो रिकंसाइल हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टेटमेंट बनाओ, डेफिशिएंसी बनाने के बारे में नहीं कह रखा है,
तो फिर आपको डेफिशिएंसी अकाउंट नहीं बनाना है, केवल और केवल स्टेटमेंट ही बनाना है। क्वेश्चन में कहा जाए कि डेफिशिएंसी अकाउंट बनाओ तो ही बनाना है, ठीक। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और ये हो गया आपका डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट। इजी है, थोड़ा सा फॉर्मेट वाइज चैप्टर है, फॉर्मेट को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा, एसेट्स का क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा और उसको स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करना है वो समझना पड़ेगा। अदरवाइज थोड़ा सा ये सब याद करने के अगर हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है थोड़ा भारी काम लग सकता है, बट उसके अलावा इस चैप्टर में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आए, ठीक है। तो एसेट्स का क्लासिफिकेशन एक बार आज शायद हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि इसका क्वेश्चन भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन ज़्यादा आप समझ चुके हो कि स्टेटमेंट भी बनाना हो फिर वो डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनाना हो तो बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाता है। तो आज हम क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मेट को एक बार हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि ये फॉर्मेट है। एसेट्स का क्लासिफिकेशन दो तरह से, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड लिस्ट ए और एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट बी। लिस्ट हमें बनानी नहीं है, लिस्ट जहाँ पर जरूरत होगी जिस लिस्ट को बनाना वही बनाएंगे, अदरवाइज लिस्ट को बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल मतलब लाइबिलिटी का हमने क्लासिफिकेशन किया, सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसकी कोई अलग से लिस्ट नहीं बनती, वो बी लिस्ट में शामिल हो जाती है। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट सी, लिस्ट डी में लाइबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज जिसमें जनरली कौन होते हैं, डिबेंचर होल्डर। फिर उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल और सबसे लास्ट में लिस्ट बनती है लिस्ट एच, डेफिशिएंसी अकाउंट या सरप्लस अकाउंट। मोस्टली डेफिशिएंसी आती है, ठीक। तो ये थोड़ा सा याद करना है, डेफिशिएंसी अकाउंट का फॉर्मेट थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डेफिशिएंसी अकाउंट के क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।